बोरॉन फैमिली के दो इंपॉर्टेंट मेंबर है, सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट मेंबर, फर्स्ट मेंबर बोरॉन और थर्ड पीरियड का मेंबर एल्यूमिनियम। तो हम स्टार्ट करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन। एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन में बोरॉन की कुछ स्पेशलिटी है जिसके कारण वो इतना यूजफुल है, जिसमें एक है इट हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेस कंडक्टिविटी, and hard nature, very hard non-metal. इसकी ये जो तीन स्पेशलिटी है, इसकी वजह से ये काफ़ी जगह पे यूज़फुल है। जैसे मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। इनके जो फाइबर्स होते हैं, द हार्ड नॉन मेटल है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट्स फाइबर are used to make bullet proof jacket. इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये काफ़ी हार्ड है, पर अगर मैं वेट वाइज बात करूँ तो काफ़ी लाइट वेट होता है। साथ में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वेट को सहने की कैपेसिटी की, कितना भी अधिक वेट होगा ये आसानी से रप्चर नहीं होगा, इस पर क्रैक नहीं पड़ेंगे। यही प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है। उसकी इस प्रॉपर्टी के कारण जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके पार्ट्स बनाने में यूज़फुल होता है। तो यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। इसके अलावा मैथलर्जी प्रोसेस में बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर आप लोग उस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाए जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर सह सके। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को रिफ्रैक्टरी सब्सटेंसेस कहा जाता है। द टेम्परेचर दैट कैन बी अ वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग और विदाउट क्रैकिंग। तो इसकी ये प्रॉपर्टी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसे मैथलर्जी में रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में यूज़ करने के लिए सुटेबल बनाता है। तो यूज़ टू मेक रिफ्रैक्टरी मटेरियल, मैं आपको याद दिला दूँ, रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हायर टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी होती है। यूज टू मेक रिफ्रैक्टरी मटेरियल यू ऑफ metallurgic operation, you can say. इसके अलावा इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में ये आता है कि अगर आप लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें आप एटॉमिक पाई या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते होंगे। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। और उसकी जो पूरी वर्किंग होती है उसमें हमें प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस कराई जाती है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स इवॉल्व होते हैं। और अगर न्यूट्रॉन्स कंट्रोल नहीं किए जाए तो ये अपने नंबर्स धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, और ये जो नंबर्स बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे प्रोसेस इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती है कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है। ये जो मैं न्यूक्लियर फिशन की बात कर रही हूँ, जो अनकंट्रोल होती है न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ने के कारण, वही एटम बम का बेसिक तरीका होता है। पर जब हम इसे कमर्शियल पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, जब इसे कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ कर रहे हैं, हम उसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में रहे। और अगर न्यूट्रॉन उसे अनकंट्रोल कर रहा है तो न्यूट्रॉन के नंबर ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उस न्यूट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करने के लिए हम बोरॉन का यूज़ कर सकते हैं कि बोरॉन का B10 आइसोटोप जो होता है उसमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है।
तो एटॉमिक पायल या न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें B10 के रॉड्स बनाए जाते हैं दैट कैन एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। तो B10 आइसोटोप have capacity to absorb extra neutron and it is useful in न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या वर्किंग पड़ेंगे तो आपको उसमें देखने दिए होंगे। इट इज यूजफुल इन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ नेक्स्ट, बोरॉन को अगर इनडायरेक्टली बोले तो इससे काफ़ी सब्सटेंस बनाए जाते हैं। इनमें से बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं, ये बहुत थर्मली रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं, हाई टेम्परेचर यानी कि इनमें कैपेसिटी होती है। तो बोरोसिलिकेट ग्लासेस हो गए, ग्लास वुल्स हो गए, फाइबर ग्लास हो गए, पायरेक्स करके ग्लास हो गया, ये सबकी जो कंपोजिशन होती है वो सारी बोरॉन से बेसिकली बने होते हैं ये सारे। तो इट इज़ यूज टू मेक द थर्मल रेजिस्टेंस ग्लासेस लाइक बोरोसिलिकेट्स। पायरेक्स एक नाम दिया मैंने, फाइबर बुल नाम दिया मैंने आपको, फाइबर ग्लास नाम दिया। तो ये सारी चीज़ों में कंपोजिशन के रूप में बोरॉन होता है। तो मेक थर्मली रेजिस्टेंस ग्लासेस, हाई टेम्परेचर सह सकने वाले ग्लासेस, लाइक बोरोसिलिकेट्स। बोरोसिल ग्लास भी कहते हैं, आप लोगों ने घर में यूज़ किए होंगे उसको। बोरोसिलिकेट्स, पायरेक्स, ग्लास वुल, फाइबर ग्लास, तो इन सब के कंपोजिशन में जो है बोरॉन होता है। वन ऑफ द लास्ट एप्लीकेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इनडायरेक्टली से पढ़ चुके हैं कि इसकी जो कंपोजिशन होता है वो बोरिक एसिड में है ये मौजूद, ये बोरेट से मौजूद है। और वो दोनों ही एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं कि वो दोनों ही एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ हो जाते हैं। तो वो भी बोरॉन के ही सब्सटेंसेज हैं, तो वो बोरॉन के एप्लीकेशन में हो जाएगा। तो इट्स कंपाउंड लाइक boric acid and borax. Used as antiseptic and preservative. These are the application of boron. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम की। एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बोरॉन कुछ प्रॉपर्टी रखता है जिसकी वजह से वो इतना यूज़फुल है, वैसे एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी जिसमें एक है इट इज़ लाइट इन वेट बट इट हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बहुत हल्का है पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। इसमें अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लिमिट तक ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि ब्रेक नहीं होगा। और ज़्यादा वजन सहने की भी इसकी कैपेसिटी, जैसे मैं आपसे कौन सी स्प्रिंग बनाई है आपने और नीचे कोई वेट टांगा है तो बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है कि वेट सह सकता है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लुक लाइक अ सिल्वर, तो इट इज़ वाइट मेटल लाइक अ सिल्वर
और जो मैंने आपसे कैपेसिटी बोली, इट इज़ लाइट इन वेट बट हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसके अलावा इसमें बहुत हाई कंडक्टिविटी कैपेसिटी होती है। अगर आप वेट टू वेट बेसिस से बात करें तो कॉपर के कंपेयर में ये डबल कंडक्टिविटी शो कर सकता है। मतलब ये कि अगर आप इक्वल वेट का एल्यूमिनियम और कॉपर लें तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी डबल निकलेगी। जस्ट इट हैविंग गुड कंडक्टिविटी and on mass to mass basis its conductivity is double than copper. चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो लाइट वेट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, मास टू मास बेसिस पे कॉपर से डबल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, लुक लाइक सिल्वर, शाइन भी वैसे ही कर रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी है उस बेसिस पे अब आते हैं मतलब एप्लीकेशन बेसिस पर। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी अननोन चीज़ नहीं है जिसका एप्लीकेशन आपने नहीं देखा। एल्यूमिनियम फॉइल आज के रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी जगह आप लोग यूज़ करते हैं। लोग करना नहीं चाहिए क्योंकि इसे पॉइजनस माना जाता है। ये मैं पॉइंट ज़रूर शामिल करूँगी कि एल्यूमिनियम पॉइजनस है, डोमेस्टिक यूज़ में इसको अवॉइड करना चाहिए, पर हम लोग करते हैं इसको यूज़। तो जितने पाइप्स होते हैं या रॉड्स बनती हैं, वायर्स बनते हैं, फॉइल्स बनती हैं, प्लेट्स होती हैं, जो यूटेंसिल्स भी होते हैं, कई लोग जो होते हैं घर में जो बर्तन होते हैं लाइक कढ़ाई हो गई, ये सब एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं। मैं अगेन फिर से आपको याद दिला दूँ, डोमेस्टिक पर्पस में एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉइजनस नेचर का होता है, पर हाँ किया जाता है तो एप्लीकेशन में फ़िलहाल शामिल होगा। तो इट इज़ यूज टू मेक पाइप, रॉड, वायर, foil and utensils like plate. इसके अलावा जो इसका अगला एप्लीकेशन है वो इसके लाइट वेट से जुड़ा हुआ है। जो मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ें लाइट वेट होती है, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बोरॉन में भी हमने कुछ ऐसे ही देखा था। तो इट इज़ यूज टू मेक द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। इसका एक एप्लीकेशन जितने भी प्रेशियस मेटल होते हैं, जैसे रूबी और सफ़ायर होते हैं, वो बेसिकली Al2O3 होते हैं, कॉरुंडम होते हैं। और ये जो कॉरुंडम होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो बेसिक कंपोजिशन जो है कॉरुंडम की, वही रूबी और सफ़ायर जैसे प्रेशियस मेटल्स होते हैं। तो कॉरुंडम दैट इज Al2O3 is the composition of precious metal like ruby and sapphire, बेसिकली एमरल्ड्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन,
ये जो एप्लीकेशन में बता रहे हो ये मेटलर्जी से रिलेटेड है, उसमें एक एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस होती है। आप पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इस प्रोसेस में कोल लिया जाता है, लाइक यू आर टेकिंग Fe2O3 एंड यू आर मिक्सिंग विद द एल्यूमिनियम। ये जो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट है वो बनने वाले मेटल को लिक्विड स्टेट में बनाती है, जिससे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रही हूँ अगर आप एप्लीकेशन समझाने के लिए। मान लिया जो रेलवे ट्रैक है उसमें क्रैक पड़ गया, अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि आप रेलवे ट्रैक को उखाड़ दो। क्या करेंगे, आप मिक्सचर लेंगे एल्यूमिनियम का और Fe2O3 का। एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, वो खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिला के देगा आयरन। दैट प्रोसेस कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। और डिटेल आप मेटलर्जी प्रोसेस में देख सकते हैं। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हाई हीट उस बनने वाले आयरन को लिक्विड स्टेट में चेंज कर देती है। और ये जो लिक्विड स्टेट में बनने वाला आयरन है, जब इन पट्टियों में डाला जाता है तो वो क्रैक को फिलअप कर देता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में, विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, दैट perform with the composition of aluminum and Fe2O3 is used for the welding purpose. So in aluminothermic process, which is highly exothermic, perform between aluminium and Fe2O3 used for welding purpose. इसी तरह जो एल्यूमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है एक्सोथर्मिक होता है हाईली, और उसे इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट and aluminium powder composition यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। इन दोनों का कंपोजिशन भी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। इसके अलावा जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में कही थी, मैं दोहराना चाहती हूँ कि आप भले ही अपनी डेली लाइफ में एल्यूमिनियम फॉइल काफ़ी यूज़ करते हो, चाहे चॉकलेट्स में करते हो, चाहे आप जो भी खाना टिफ़िन में ले जाते हैं तो वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। बर्गर से इस तरह के फास्ट फूड में आप लोग देखते हैं। अवॉइड करें, घर के यूटेंसिल्स में अवॉइड करें, क्योंकि ये पॉइजनस मेटेरियल होता है।